Hello friends, welcome to iExamB. Our today's article is The Outline of Another Pandemic Combat Strategy. Writer is Mr. R. Prasad. So he says, a way out is to lift restrictions in a graded way with reverse quarantine for the elderly and those with comorbidities. कि आगे का जो रास्ता है वो ये है कि लॉकडाउन में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनको फेज्ड मैनर में ग्रेडेड वे में धीरे धीरे हटाना चाहिए और जो एल्डरली हैं और कमॉर्बिडिटीज मतलब जो पहले से ही किसी ना किसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिनको ये दोनों वर्ग के लोगों को क्वारंटीन करके रखा जाए. Then he says in the first paragraph that after the lockdown since 25th March और अभी तक जो कि 3 मई को की जो डेडलाइन है हम लगभग उसके पास पहुंच चुके हैं. बहुत कम दिन ही रह गए हैं अब 3 मई आने में, लेकिन अभी भी वी आर फेसिंग दैट ग्रेट चैलेंज ऑफ कंटेनिंग इट्स स्प्रेड. अभी भी हम इस वायरस के स्प्रेड को रोकने में सफल नहीं हो पाए हैं, जबकि हमारा 3 मई का डेडलाइन लगभग लगभग पास है. 24 मार्च को 519 केसेस से 27 अप्रैल को 28,000 केसेस हो चुके हैं. सो लगभग लगभग 1 मंथ 3 डेज में ये जो है 54-55 टाइम्स केसेस बढ़ गए हैं. ये जरूर है, देन ही सेज कि ये जरूर है कि लॉकडाउन ने हेल्प किया है, प्रिवेंट किया है एक्सप्लोजन ऑफ केसेस से. अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये जो 28,000 केसेस हैं ये बहुत ज्यादा इनकी संख्या होती. तो लॉकडाउन ने प्रिवेंट तो किया है, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं. जैसे लॉकडाउन हटाया जाएगा तो देन अगेन हम वहीं के वहीं खड़े होंगे जहां हम 25 मार्च के आसपास थे और फिर यहाँ से केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे. सो अभी भी वो चैलेंज है, ओनली थिंग कि हम इसको डिले कर पाए हैं. WHO ने भी पॉइंट आउट किया था 25 मार्च को, द अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स ऑफ द शटडाउन कैन ओनली बाय टाइम एंड रिड्यूस द प्रेशर ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम. सो WHO ने भी कहा था अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो पहले कभी नहीं हुआ हो. सो ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, मेजर्स यहाँ पे नाउन है. सो WHO ने कहा था कि ये जो लॉकडाउन का डिसीजन होगा, लॉकडाउन कोई भी कंट्री अगर करता है तो वो सिर्फ प्रेशर हेल्थ केयर सिस्टम पे कम करेगा कि एकदम तेजी से बहुत सारे लोग संक्रमित नहीं हो जाएंगे, और ये सिर्फ टाइम देगा कंट्रीज को ताकि वो प्रिपेयर हो सकें ज्यादा इन्फेक्टेड लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, उनका टेक केयर करने के लिए. लेकिन अपने आप इट कैन नॉट एक्सटिंग्विश एपिडेमिक्स. लेकिन सिर्फ लॉकडाउन कर देने से खत्म नहीं हो जाएगा ये एपिडेमिक. लेकिन कॉन्ट्ररी टू WHO एडवाइस, WHO का एडवाइस के कॉन्ट्ररी यहाँ पे राइटर कहते हैं कि इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को, जो लॉकडाउन में जिस तरह की प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए थी, एग्रेसिवली तैयार करना चाहिए था अपने आप को, वो नहीं हो पाया. एग्रेसिवली बहुत सारे टेस्ट किए जाते और जितने भी पॉजिटिव केसेस थे उनको चुन चुन के उनको अलग किया जाता, आइसोलेट किया जाता. उस तरह से हुआ नहीं. तो चूंकि केस टेस्ट नहीं हो पाए एग्रेसिवली, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो संक्रमित होंगे लेकिन पता ही नहीं है, और उनके संपर्क में आने वाले लोग भी और हो रहे होंगे. सो केसेस बढ़ते जा रहे होंगे लेकिन पता सिर्फ उतने चल रहे हैं जितने का टेस्ट हो रहा है. इसीलिए इन लाइट ऑफ दिस, ये जो बात ऊपर में कही गई, अभी ये कहते हैं कि क्या 14 अप्रैल को जो डिसीजन लिया गया था फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड करने का, अभी बाय डिफॉल्ट वही डिसीजन ले लेगी गवर्नमेंट, उसी ऑप्शन को अपना लेगी, या कई सारे एक्सपर्ट्स की सलाह मानकर विल इंडिया बाइट द बुलेट एंड ऑप्ट फॉर लिफ्टिंग द रिस्ट्रिक्शंस इन अ फेज्ड मैनर. जैसा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स एडवाइज कर रहे हैं, क्या इंडिया फेज्ड बैनर्स में इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाएगा. बाइट द बुलेट यहाँ पे एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि कोई भी अनप्लेजेंट या डिफिकल्ट सिचुएशन है उसका सामना करना, ब्रेवली उसको एक्सेप्ट करना. सो यहाँ पे ये ईडियम याद रखें, इंपॉर्टेंट है. सो दो ऑप्शन है, या तो फिर से लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए या फिर जैसा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स एडवाइज कर रहे हैं कि फेज्ड मैनर में रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए. Then weighing in, again this weigh in is a phrasal verb which means giving an opinion. और एक लिटरल मीनिंग तो होता ही है वजन करना, खास करके जब कोई कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और वो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनका जो एथलीट्स होते हैं उनका जब वेट किया जाता है उसको भी कहते हैं, और वो लिटरल सेंस में होता है. और अदरवाइज
टू गिव एन ओपिनियन. सो फ्रेजल वर्ब, एक हमने बाइट द बुलेट देखा था, ईडियम, वे इन इज अ फ्रेजल वर्ब. दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो यहाँ पे मिस्टर बाबू, गिरधर आर बाबू, जो कि कोविड-19 टास्क फोर्स ऑफ कर्नाटका के एक मेंबर भी हैं, और डॉक्टर जयप्रकाश, ये इन दोनों का कहना है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जैसे लॉकडाउन लिफ्ट किया जाएगा वैसे ही तेजी से, जितना अभी जिस रेट से बढ़ रहे हैं संक्रमण, उससे ज्यादा तेजी से बढ़ेगा. लेकिन केयरफुल, एक बैलेंस्ड व्यू लेते हुए, ग्रेडेड अप्रोच में अगर ये रेस्ट्रिक्शन हटाए जाएंगे तो वो प्रिवेंट कर सकते हैं ह्यूज स्पाइक इन केसेस. बहुत ज्यादा एकदम से नहीं बढ़ जाएंगे और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे एकदम से स्ट्रेन नहीं आएगा. साथ ही साथ ये एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अभी जो भी डिसीजन लिया जाएगा लॉकडाउन के संबंध में, ये बात ध्यान में रखनी होगी. डॉक्टर बाबू कहते हैं कि आज की डेट में कम से कम 2.5 लाख केसेस, इन्फेक्टेड केसेस हमारे देश में हैं. और प्रोफेसर जयप्रकाश कहते हैं कि हर एक पर्सन जो रिकॉर्डेड है इन्फेक्टेड, उसके पीछे लगभग 60 लोग और भी हैं जो अनकाउंटेड हैं. दैट मीन्स 28,000 अगर केसेस आज की डेट में हैं तो एक्चुअल केसेस 28,000 इंटू 60 हैं. प्रोफेसर बाबू कहते हैं 2.5 लाख है. तो हम जो भी स्ट्रैटेजी बनाएं, जो भी हम डिसीजन लें, गवर्नमेंट ले, वो ये सोच के ना ले कि 28,000 केसेस हैं, वो ये सोच के ले कि उसके 60 गुना ज्यादा केसेस हैं. उस हिसाब से ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे. ये कहते हैं कि जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं, मतलब कि एरिया वाइज, जिन एरियाज में बहुत ज्यादा केसेस हैं या फिर जिन एरियाज में कोई केस नहीं है, सो एरिया वाइज फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए. एक ब्लैंकेट डिसीजन ना हो सब जगह के लिए. सो जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहां के लिए जरूरी है लॉकडाउन बढ़ाना. और साथ ही साथ अभी 3 मई तक जो टाइम बचा है, उस रिमेनिंग डेज में हमें फोकस करना चाहिए साइलेंट एरियाज पे, कि वहां पे फिर कोई केस, ऐसे जो जगह हैं, एरियाज है जहां एक भी केस नहीं आया 28 डेज में, कि वहां अब ये 3-4 दिन में कोई केस ना आ जाए, और उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए. साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये सेंट्रल लेवल पे डिसीजन नहीं होना चाहिए, डिसीजन स्टेट लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि स्टेट को बखूबी मालूम है कि अभी उनके स्टेट में किस जिले में क्या स्थिति है. सो अगर सेंट्रलाइज्ड अप्रोच लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक जैसा ही डिसीजन हर स्टेट के लिए हो जाएगा. कहता है सेंट्रलाइज्ड अप्रोच अगर लिया जाएगा तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, मतलब कि जो हम चाह रहे हैं रिजल्ट, उसका उल्टा रिजल्ट आ जाएगा. इसीलिए स्टेट लेवल पे ये डिसीजंस होने चाहिए. साथ ही साथ डॉक्टर बाबू ये भी कहते हैं कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज को भी सिग्रीगेट करके, जो नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज हैं उनके लिए अभी ओपन ना किया जाए. ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मोटिवेट किया जाए कि आप वर्क फ्रॉम होम करो. और जो बाहर निकल रहे हैं इसेंशियल सर्विसेज के लिए, उनके लिए भी यूनिवर्सल मास्क वेयरिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ऑब्जर्विंग हैंड हाइजीन विल हेल्प इन curtailing the spread. Then the article talks about herd immunity. So कहते हैं कि this brings to the fore a more natural way to slow down and bring the epidemic to an end through herd immunity that happens naturally during an epidemic. कि naturally जब herd immunity develop हो जाती है population में, तो फिर धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है और फिर एपिडेमिक खत्म हो जाता है. सो एक्चुअली ये हर्ड इम्यूनिटी है क्या, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि अभी आप ये रेड वाले जो पर्सन्स हैं, ये सारे पर्सन्स हैं, और जो रेड वाले हैं, ड्राइंग मेरी बहुत पुअर है, तो ये संक्रमित हैं, इन्फेक्टेड लोग हैं, और इनके द्वारा ये ऐसे ऐसे फैल सकता है ना. ये सारे लोगों को अपनी चपेट में ये डिजीज ले सकती है. लेकिन धीरे धीरे ऐसा करते करते इतने सारे लोगों को ये इन्फेक्शन हो चुका है, उससे वो ठीक हो चुके हैं. हो सकता है उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा या खुद अपने आप ठीक हो गए, क्योंकि यंग लोगों को ये ज्यादा परेशान नहीं करता है. अब जो है, अब इन्फेक्शन, मान लो ये बंदा है जिसको कि नहीं हुआ है, लेकिन ना वायरस यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहीं पे जाके वो, चूंकि इन जो रेड वाले हैं वो इन्फेक्टेड हैं या उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं, तो ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई. मतलब, और अब जो बच भी गए, जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उन तक वो वायरस पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वायरस मान लो इसको अटैक किया तो यहीं पे मर जाएगा, क्योंकि उसको तो बॉडी चाहिए एक दूसरे से के यहाँ जाने के लिए. सो यहाँ से वो आगे नहीं जा पाएगा. सो जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो अपने आप वो एपिडेमिक खत्म हो जाता है.
Here it says that Mr. बोरिस जॉनसन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी को ध्यान में रखकर ही ये स्ट्रैटेजी बनाई थी और उन्होंने लॉकडाउन नहीं इम्प्लीमेंट किया था अपने देश में शुरू में। लेकिन क्या गलती उन्होंने की और हमें उससे क्या सीखना चाहिए कि उन्होंने एल्डरली और जो कमॉर्बिडिटीज इन दोनों पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया और उसकी वजह से थोड़े दिनों में क्या हुआ कि ये बहुत तेजी से फैल गया डिजीज और बहुत सारे लोग मरने लगे और जब लोगों की मौतें होने लगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वहां की ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई और फिर उन्होंने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया। सो वहां के एक्सपीरियंस से भी हमें सीखना चाहिए और हम जो रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे उसमें ये ध्यान दें कि जो एल्डरली हैं और जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं उनको हम बचा के रखें और जबकि जो यंग हैं जो इस बीमारी को झेल सकते हैं उन पे ज्यादा कुछ असर नहीं होगा, वो प्रिकॉशंस के साथ मास्क पहन के डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो बाहर जाएं और अपने सारे काम करें। ये कहा जाता है कि स्वाइन फ्लू भी 2019 में लगभग 40% पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी, पर हर साल फिर ये वापस आ ही जाता है क्योंकि जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन थ्रू न्यू बर्थ ग्रोज बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड, क्योंकि जो न्यू बर्थ होते हैं दैट ग्रोज बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड, इसीलिए वो फिर से हो जाता है। ये चीज इन्फ्लुएंजा पे भी लागू होती है। और फिर प्री वैक्सीनेशन डेज की भी बात करते हैं कि मीजल्स जो है हर 3 साल में एक बार स्ट्राइक करता था और जर्मन मीजल्स हर 7 इयर्स में एक बार। अभी डॉक्टर जैकब जॉन एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग 1 साल तो लग ही जाएगा ये हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में फॉर नोवेल कोरोना वायरस। इसके बाद इस पैराग्राफ में कहते हैं कि फॉर्चुनेटली ये वाला जो वायरस है नोवेल कोरोना वायरस वो अपीयर हो रहा है कि स्टेबल है और ज्यादा म्यूटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो म्यूटेट करेगा मतलब वो चेंज कर लेगा अपने आप को, तब एक ही व्यक्ति को जिसको इन्फेक्शन हो चुका है कोरोना वायरस का और फिर वायरस अपने आप को म्यूटेट कर लेगा तो फिर दोबारा भी हो सकता है। हालांकि एंड में ये कहते हैं कि WHO ने कॉशन किया है कि चूंकि ये नोवेल कोरोना वायरस बहुत नया है, इसके बारे में अभी कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता। ये हम नहीं कह सकते कि कोविड-19 जिसको हो चुका है और उसके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं तो वो सेकेंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड है। ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इन्फेक्टेड पीपल मे हैव सम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस, बट द लेवल एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन इज स्टिल अननोन। सो जिनको एक बार हो चुका है उन थोड़ा प्रोटेक्टेड तो हैं, लेकिन कितना प्रोटेक्टेड हैं और कितने समय के लिए उनको इन्फेक्शन नहीं होगा ये अभी नहीं पता है। फिर कहते हैं कि साउथ कोरिया में लगभग 222 पर्सन ऐसे हैं जो रिकवर हो गए थे इस डिजीज से कोरोना वायरस और फिर से दोबारा दे हैव टेस्टेड पॉजिटिव। However, it is still not clear if it is a case of reinfection or reactivation where infected people have not been able to completely clear the virus. अब ये जो 222 लोग को दोबारा पॉजिटिव आई है उनकी रिपोर्ट, कहते हैं अभी तक ये नहीं पता चल पाया है, अभी स्टडी चल ही रही है कि वो उनको फिर से पहली बार इन्फेक्शन हुआ और पूरी तरह से इन्फेक्शन चला गया और दोबारा री इन्फेक्शन हुआ, या जो पहली बार इन्फेक्शन हुआ था वही पूरी तरह से गया नहीं था। इसके साथ ही ये आर्टिकल एंड हो जाता है। टुडे वी लर्नड 2 words, comorbidity and unprecedented, 1 idiom, bite the bullet, and weigh in, phrasal verb. I hope you remember the meaning. If not, go back, see the context. कंटेक्स्ट में आपको याद रहेगा और थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं हर बार आपको रेडीमेड बता दूंगी तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे। गो बैक, सी द कंटेक्स्ट कि किस कंटेक्स्ट में ये सब यूज किए गए थे, उसके बाद आपको ये याद रहेगा। इसमें से किसी भी एक का आप एक सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर जैसा पिछले आर्टिकल में किया था किसी भी एक पैराग्राफ का समरी आप अपने शब्दों में लिखें एंड स्लोली ग्रेजुअली विल सी कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश लिखने लग गए हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने लग गए हैं और वो आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगा। So thank you friends, thanks for watching.